हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस। जैसा कि आप स्क्रीन पे इस क्रिएटिव को देख पा रहे होंगे, हमारी नवंबर महीने की यूपीएससी की मैगजीन आ चुकी है, जिसका संबंध विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित समसामयिक मुद्दों से है। देखिए, सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसे हम समसामयिक मुद्दों से अलग करके रख सकें। हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस की प्रत्येक एंट्री, चाहे उसका संबंध कला व संस्कृति से हो, राज व्यवस्था व शासन से हो, पर्यावरण व पारिस्थितिकी से हो, उससे संबंधित नित्य प्रतिदिन जो ज्वलंत घटनाएं घटित होती है दुनिया में, उसको एक गंभीर सिविल सेवा अभ्यर्थी के रूप में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस पर पैनी नज़र रखें। तो बच्चों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए केजीएस पब्लिकेशन के सौजन्य से प्रतिमाह नियमित तौर पे मासिक पत्रिका आप विद्यार्थियों को प्रोवाइड की जाती है। और यह पत्रिका सभी के लिए है, जो हमारे नियमित स्टूडेंट्स हैं उनको तो संस्थान के माध्यम से ये पत्रिका प्राप्त होती ही है। इसके अलावा जो बाहर के बच्चे हैं वो भी अगर चाहें तो केजीएस स्टोर से बड़ी आसानी से इस पत्रिका को हासिल कर सकते हैं। नवंबर महीने की ये पत्रिका आपके सामने है और ये बेसिकली मासिक पत्रिकाओं की श्रेणी में ये 11वां अंक है ना, जो कि जाहिर सी बात है, नवंबर महीना वर्ष का 11वां महीना होता है। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे सर्दी चढ़ेगी, प्रारंभिक परीक्षा का तापमान बढ़ेगा, इधर सर्दी बढ़ेगी, उधर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर धीरे धीरे आपके अंदर बेचैनी भी आएगी, खास करके उन विद्यार्थियों के अंदर जिनको 2026 का अटेम्प्ट लेना है। और ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आपको जिस वर्ष में परीक्षा देनी हो, आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम 1 साल पहले तक का जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उन पर आपकी एक ठीक ठाक समझ होनी चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे इस पत्रिका के अंदर विषयगत रूप से पहले से ही सारे कॉलम बना दिए गए हैं। तो जरा इसकी इंडेक्स को देखते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तमाम विषय कार्यक्रम या कोर्स कार्यक्रम के संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं, खास करके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिहाज से। मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि राज व्यवस्था व शासन के संबंध में नवंबर महीने के कौन कौन से आर्टिकल्स आपके लिए मतलब परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, विषय सूची आप देख पा रहे होंगे, राज व्यवस्था एवं शासन, जिसके अंदर तमाम आर्टिकल्स मुहैया कराए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही के नेचर को ध्यान में रखते हुए, यानी प्रत्येक विषय पर जो प्रस्तुति दी गई है उसमें एग्जाम की यानी परीक्षा की जरूरतों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। जैसे व्यक्तित्व अधिकार, आप देख रहे हैं ये इस समय काफी चर्चा में है। लद्दाख की राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग, भारत में अपराध रिपोर्ट 2023, सूचना के अधिकार के 20 वर्ष। हमारे यहाँ सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 1.0 सरकार के दौर में आया था। तब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकार संचालित हो रही थी और इसका मकसद यही था
कि अनुच्छेद 19 परंतुक 1 उप परंतुक क के अंतर्गत भारत के नागरिकों को प्राप्त वाक व अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे को विस्तारित किया जाए, है ना। और यह सुनिश्चित किया जाए कि नागरिकों की पहुंच केवल सूचनाओं के बाह्य स्रोत तक ही सीमित न रहे, बल्कि सूचनाओं के अंदरूनी स्रोतों तक भी हमारी पहुंच सुनिश्चित हो सके। मकसद ये था कि इसके माध्यम से शासनिक परिक्षेत्र में पारदर्शिता व जवाबदेहिता को बढ़ावा मिले। देखिए, शासन के क्षेत्र में पारदर्शिता का सीधा मतलब है कि आम जनमानस अपनी राजनीतिक व्यवस्था से, अपनी शासन प्रणाली से तमाम मुद्दों पर आसानी से सूचनाएं हासिल कर सके। तो जिस देश के शासनिक परिक्षेत्र में सूचनाओं का सहज आदान प्रदान सुनिश्चित हो, तय मानिए वहां शासन के क्षेत्र में पर्याप्त पारदर्शिता दृष्टिगोचर होगी। तो इस संबंध में चूंकि सूचना का अधिकार 2005 में आया था, आज 2025 में आप हैं, तो इसके 20 वर्ष पूरे हो गए। फिर जिला न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, यह आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर यूनिट नंबर 3 का हिस्सा है ना, जिसमें आपको पढ़ना होता है शक्ति पृथक्य का सिद्धांत, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, है ना, इन सब के बारे में। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम मतपत्र में संशोधन, फिर आपका केरल सरकार का वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2025, फिर उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता, है ना, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, विशेष गहन पुनरीक्षण, वही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये रिपीट हो रहा है। 2-3 महीने पहले भी जब चूंकि बिहार के चुनाव से पहले इसे बिहार में आयोजित किया गया था, उस दौरान भी मुझे याद है मैं खुद इस टॉपिक को बड़े विस्तार से डिस्कस किया था, SIR के बारे में। तो थोड़े लेटेस्ट अपडेट आपको इस अंक में मिल जाएगा नवंबर महीने की पत्रिका में, है ना, प्लस आधार विजन 2032। फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत अफगानिस्तान संबंध, पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता, ट्रंप की गाजा शांति योजना, है ना। तो ये इस समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ट्रंप की गाजा शांति योजना। फिर भारत कतर संबंध, भारत मंगोलिया संबंध, भारत SICA विदेश मंत्रियों की बैठक, चाबहार बंदरगाह हमेशा ही महत्वपूर्ण रहता है, अफगानिस्तान पर 7वीं मास्को फॉर्मेट वार्ता। तो ये बेसिकली 2 खंड जो हैं वो शासन, राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए हैं। और आखिर ये क्यों चर्चा में रहे, इसके पीछे की वजह क्या है, उन सारे तथ्यों को, उन सारी संकल्पनाओं को ध्यान में रखकर यह मैगजीन बड़े ही मेटिकुलस तरीके से कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करती है। निश्चित ही आपकी परीक्षा के लिए ये बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। आप देखिए, पर्यावरण से संबंधित, इसके ऊपर आपने देखा आर्थिक मामलों से संबंधित मुद्दे, अर्थव्यवस्था व कृषि, तो देख रहे हैं 6-6, 7-7 आर्टिकल्स हैं। अगर देखा जाए तो तमाम अलग अलग विषयों के सापेक्ष पूरे 1 साल की साइकिल में आप मान के चलिए कि जो अति महत्वपूर्ण विषय निकल कर आते हैं 15 से 20, जैसे शासन व राजनीति के क्षेत्र में आप बड़ी आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं कि साल भर के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा का विषय बने रहे, है ना, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बने रहें, मैगजीन्स की प्राथमिकता बने रहें। इसके आधार पे आप स्वतः ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हमें करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन मुद्दों पर गहनता से विचार करना है ना। लेकिन ये तभी संभव हो सकेगा जब नियमित रूप से आप इसका पाठन करेंगे, आप इसे पढ़ेंगे। सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भाई यही सारे सब्जेक्ट्स यूपीएससी के सिलेबस के अंदर भी आपको पढ़ना है। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा, इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसके अलावा कुछ टिटबिट्स ओरिएंटेड इश्यूज लाइक चर्चित स्थान भारत में, विश्व में। फिर इधर विगत 1 महीने में समाचारों में कौन कौन से चर्चित टर्मिनोलॉजीज यूज हुई, कुछ आपके अभ्यास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न भी रखे गए हैं, है ना।
तो देखिए व्यक्तित्व का अधिकार, अगेन इसका भी संबंध अनुच्छेद 19 परंतुक 1 उप परंतुक ए से है। और साथ में अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को पढ़े हैं तो भाई चाहे आप अनुच्छेद 19 की बात करें या 14 की बात करें या 21 की बात करें, इनका आपस में अंतर संबंध स्थापित हो ही जाता है। तो ये जो व्यक्तित्व का अधिकार है ना, इसे बेसिकली एक प्रकार का कानूनी अधिकार माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लोकप्रिय है ना, और आप अपने किसी प्रोडक्ट को एक तरह से प्रचारित करने के लिए आप उस व्यक्ति की अनुमति के बगैर उसका चेहरा इस्तेमाल कर लिए, उसकी आवाज का प्रयोग आपने कर लिया, तो ये माना जाएगा कि भाई आपने अनुच्छेद 19 परंतुक 1 उप परंतुक का तथा अनुच्छेद 21 दोनों ही का उल्लंघन किया, है ना। और अगर मान लीजिए राज्य के द्वारा ऐसा किया जाता है तो फिर तो अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन हुआ, क्योंकि राज्य का मनमाना व्यवहार माना जाएगा। तो मौलिक अधिकारों का जो स्वर्णिम त्रिभुज है, अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 के मध्य समन्वय, वो सीधे सीधे संविधान के मूल ढांचा से कनेक्टेड है। तो अगर व्यक्तित्व अधिकार की अनदेखी हो रही है तो समझ लीजिए कि मौलिक अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज के साथ छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। पढ़िएगा, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है ना। मतलब इस टॉपिक की जो वाजिब रिक्वायरमेंट्स हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, फिर इसको बिल्कुल वेल एक्सप्लेन मैनर में इसके प्रोज कॉन्स सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। और साथ में भविष्य की क्या चुनौतियां हो सकती है ना, किन चीज़ों को, मान लीजिए व्यक्तित्व अधिकार के संदर्भ में आपकी राय पूछे तो आप उसे कैसे प्रस्तुत करेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैटर आपके सामने परोसा गया है। अब ये सोनम वांगचुक वाला जो मैटर है, तो सोनम वांगचुक की वजह से लद्दाख के संदर्भ में 6ठी अनुसूची का मामला इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और आप देख पा रहे हो इसमें जो कंटेंट प्रस्तुत किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बस आपको थोड़ा सा चूजी होना है यहाँ। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप इस टॉपिक को भुनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा तथ्यों पर नजर नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा तथ्यों को लेकर पॉजिटिव होने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो, सूचना के अधिकार के 20 वर्ष, इसकी पूरी बैकग्राउंड दी गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो आया उसकी पृष्ठभूमि में क्या रहा, है ना। जिला न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार, ये आपके राज्य व्यवस्था खंड से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आपके सिलेबस में दे रखा है, लोअर कोर्ट्स तो नहीं दिया है, मतलब 5वीं और 6ठी यूनिट में पेपर 2 के। लेकिन जब जाहिर सी बात है भारतीय न्यायपालिका उच्चतर न्यायपालिका और निम्नतर न्यायपालिका में विभक्त है, तो आपका सिलेबस आपसे उच्चतर न्यायपालिका पढ़ने को कहता है। निम्नतर न्यायपालिका यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि अधीनस्थ अदालतें राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती हैं। यानी अधीनस्थ अदालतों के संबंध में चाहे न्यायिक मामला हो या उनसे संबंधित प्रशासनिक मामला हो, इन दोनों ही पर उच्च न्यायालय अपना नियंत्रण रखता है। तो जब उच्च न्यायालय के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निम्न न्यायालयों के बारे में भी पढ़ेंगे। और वैसे ही आपको बताऊं, भारत के अंदर भारत की जो एकल एकीकृत न्यायपालिका है, इसमें लोअर जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर बातें बड़ी तेजी से डिस्कस की जा रही हैं, विचार विमर्श का मुद्दा बनी हुई हैं, खास करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, है ना। और चूंकि जो निम्न अदालतें होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनकी कार्यवाहियों को प्रभावित करने में राज्य सरकार के कानून भी जिम्मेदार होते हैं। तो अब चूंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें हैं और उस राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए संभव है राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए कानूनों में थोड़ी भिन्नताएं हो सकती है। इसलिए देखा जाता है कि निम्न न्यायपालिका के स्तर पे हमारे यहाँ पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना।
तो जब निम्न अदालतों के न्यायाधीशों की योग्यता की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोशिश ये होगी कि यूनिफॉर्मिटी आए पूरे, मतलब हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अंदर जो लोअर जुडिशियल सेटअप है उनमें कोहेरेंस स्थापित हो, यूनिफॉर्मिटी स्थापित हो। और इसको जब भी आप पढ़ेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि मूल रूप से जो मामला है वो यही है कि भाई देश के अंदर जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में यूनिफॉर्मिटी की वकालत की जाती है, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही किए जाने की पेशकश की गई है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, ये आपकी सिलेबस के 3rd यूनिट से संबंधित है ना। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कैट, है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके अलावा और भी दूसरी ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ना होता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, है ना, नालसा वगैरह, ये सब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के दायरे में आते हैं। लोक अदालत वगैरह। फिर अभी आप देखेंगे शासन के संदर्भ में एक आर्टिकल है जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ देखो, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ई गवर्नेंस बेसिकली शासनिक परिक्षेत्र में पारदर्शिता व जवाबदेहिता स्थापित करने के उद्देश्य से की जाने वाली एक पहल है। आप कह सकते हैं हम शासन के जब विभिन्न आयामों की बात करते हैं, विभिन्न संदर्भों की बात करते हैं, तो उसके तहत सुशासन की बात करेंगे, ई शासन की बात करते हैं, स्मार्ट शासन की बात करते हैं, है ना। तो ई शासन को आज के दौर में बहुत अहमियत दी जा रही है। ई शासन का मतलब है शासनिक क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आईसीटी इन गवर्निंग डोमेन एंड गवर्निंग प्रैक्टिसेस। तो इसका 28वां सम्मेलन अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ है, आयोजित हुआ है राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना। इसमें यह पहल की गई कि भाई सिविल सेवाओं में कैसे हम डिजिटाइजेशन या सिविल सर्विसेज के फील्ड में हम कैसे आईसीटी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हम आईसीटी से कैसे एक्लिमेटाइज करें, यूज टू करें, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की गई। तो आप सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, है ना। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इन सारे मुद्दों को यहाँ शामिल किया गया है। फिर आपका 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग विषय से संबंधित मुद्दों को कितना अद्यतन तरीके से और कितना मेटिकुलस मैनर में डिजाइन करके इस मैगजीन के हवाले से आपको आप तक प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मैगजीन से लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच।